हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, बस वो कुछ अपने ऐसे पहलुओं में बंधा हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये लाल किताब का रहस्य क्या है? अब लाल किताब को लाल किताब ही क्यों? केपी एस्ट्रोलॉजी से हम किसी भी व्यक्ति के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उचित जवाब दे सकते हैं, हाँ और ना। किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या मेरे संतान होगी? तो सब लोग बियर्ड रखते हैं। ये बियर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का राज क्या है? मतलब अगर व्यक्ति की कुंडली के तीसरे, चौथे, आठवें, 10वें और 11वें भाव में बैठा है, जून से लेके जुलाई तक का 28 या 26 जुलाई तक का जो समय जो चल रहा है, शायद इसमें जो योग हैं, जो हमारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखे हैं। चाहे वो प्लेन क्रैश हो रहा है या हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है केदारनाथ में। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी जन्म कुंडली बनती है। जिस समय जिस व्यक्ति का जन्म होता है उस समय आकाशीय तारामंडल में ग्रह गोचर नक्षत्र के आधार पर उस व्यक्ति के जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो पामिस्ट होते हैं, जो हाथ देख के, रेखाएं देख के सब कुछ बताते हैं, तो जिन लोगों के हाथ नहीं होते हैं, तो क्या उनकी मतलब उनकी तो रेखा ही नहीं है, तो क्या वो अपनी किस्मत को खुद से बदलते हैं कि वो पहले से लिखी हुई है? हेलो, मैं अभिषेक चौधरी और आज हमारे साथ में हैं दीपक गुप्ता जी, जो कि फेमस एस्ट्रोलॉजर और लाल किताब के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज रखते हैं। तो आज हम इनके बारे में थोड़ा-सा जानेंगे, इनके पास्ट के बारे में या इन्होंने क्या-क्या अपनी लाइफ में अचीव किया है, वो सब चीज़ें। तो दीपक जी, आप थोड़ा-सा अपने बारे में एक बार हमें बताइए एक बार। कि मेरा जन्म अम्बाला का है और मेरा लालन पालन पोषण सारा दिल्ली में हुआ है। मेरे फादर का अपना व्यवसाय था, तो 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद मैंने जॉब करी और जॉब में मार्केटिंग की जॉब करी और जॉब करते-करते 2012 में थोड़ा तनावपूर्ण जीवन आया, लाइफ के अंदर एक मोड़ आया। फिर हमने किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बारे में जानने की कोशिश करी। तब उस गुरु ने मुझे ये बताया कि आपका तो जो लाइफ का जो पाथ है ना जी, वो एस्ट्रोलॉजी है। अपना फॉर्चूना देखा और उसके बाद ज्योतिष में हमने अपने आप को समर्पित कर दिया और ज्योतिष के सारे पहलुओं को समझते हुए हम उसके दिशा निर्देश के अनुसार जब काम करना शुरू किया, तो दोस्तों आज मैं आपके सामने CIL गुरु के नाम से जाना जाता हूँ। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको सीआईएल गुरु ही क्यों कहा गया है? मतलब इसके पीछे कोई कारण रहा है या कुछ, मतलब कोई ऐसी घटनाएँ, कोई या यादें, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमें बताना चाहेंगे? वैसे तो एस्ट्रोलॉजी की एक आखिरी रिसर्च है जिसको हम कहते हैं कस्पल इंटरलिंक। मैं वह विषय कर रहा था, वह विषय पढ़ा भी रहा था, लेकिन कहते हैं कि हर सब्जेक्ट ना अपना बंदा खुद चुनती है। बस लाल किताब ने मुझे चुना। वो कस्पल इंटरलिंक जब पढ़ाता रहा तो लोगों ने मुझे कहना शुरू किया कि CIL गुरु कस्पल इंटरलिंक का शॉर्ट फॉर्म। बस वो एक नाम पड़ गया जी और ईश्वर की मदद हो गई और जिन गुरुओं से मैंने आशीर्वाद लिया, आज उनके आशीर्वाद से मैं इस मुकाम तक पहुंच गया। जी। सर, एक आपकी बातें सुन के मुझे एक कविता या एक पोएम याद आ रही है कि जो आज समय से जागे, कल शायद उन्हीं का नाम होगा। तो आप इसमें आगे कुछ कहना चाहेंगे? जी सही बात है। आज के दौर में जो जागे कल उन्हीं का नाम होगा। हर कोई पाएगा कामयाबी अगर उसको अपने खुद पर भरोसा तमाम होगा। हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, बस वो कुछ अपने ऐसे पहलुओं में बंधा हुआ है जिसकी वजह से वो कदम नहीं उठा पाता है। तो मेरा दोस्तों ये मानना है कि अगर आप घर से बाहर कदम रखते हैं तो कुछ ना कुछ तो आप अचीव करके आते हैं। या तो आप ठोकरें खा के आएंगे या उन ठोकरों से कुछ सीख कर आएंगे। तो कहते हैं ना रेखाएं रोक सकती है ना हालात हरा सकते हैं, जो खुद पे यकीन रखे
उसे तारे भी रास्ता दिखा सकते हैं। कदम बढ़ाना चाहिए, आगे चलना चाहिए, क्योंकि पीछे तो आपकी परछाई, जब आप चलते हैं दोपहर के समय तो परछाई आपके साथ होती है, फिर वही परछाई पीछे चली जाती है। जब हम परछाई को पीछे छोड़ सकते हैं तो हम अपना अतीत क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, कामयाबी का रास्ता खुद ढूंढना चाहिए। जी, बिल्कुल आपने सही बात की है। दीपक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने केपी उसके बारे में जितना भी हमारी जो न्यूमेरोलॉजी है या लाल किताब है या जितनी भी हमारी एस्ट्रोलॉजी है या नैतिक विद्या है, जो भी हैं, आपको सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये लाल किताब का रहस्य क्या है? और ये लाल किताब मतलब किसने लिखी या इसके बारे में थोड़ा-सा आप डिटेलिंग में हमें बता सकें? देखो जी, लाल किताब पंजाब से चली है। इसे हमारे देवज्ञ गुरु श्री रूपचंद जोशी जी ने लिखा है। इन्होंने अपनी लाइफ में 5 बुक लिखी हैं। पहली बुक 1939 में लिखी, दूसरी 40, तीसरी 41, चौथी 42 और आखिरी 1952। लाल किताब 1939 में लिखी गई, इसका मतलब उससे पहले भी लिखना शुरू किया गया होगा और 1952 में आखिरी लिखी गई। मतलब 1952 से भी अगर हम इसको माने तो आज एक लंबा समय हो गया इस ग्रंथ को। अब लाल किताब को लाल किताब ही क्यों? हमारी जितनी देश की सीमाएं हैं वो लाल डोरे में कैद है। एक बनिए का जो व्यापारी बही खाता होता है, उसकी जो कॉपी का जो कवर है वो लाल होता है। हमारे शरीर में जो खून का दौरा दौड़ रहा है वो भी लाल है। देश की सुरक्षा, आर्मी, इंटरनल सुरक्षा, पुलिस, इनको भी मंगल का प्रतीक माना गया है, तो ये भी एक लाल है। लड़की की शादी में लाल चोला, सुहागन की मांग में लाल सिंदूर, ये भी लाल है। इसका मतलब हमें देश में बाहर से जो शक्तियां आक्रमण करती हैं उससे बचाती है। हमारी जितनी नेगेटिव एनर्जी हमारे इर्द गिर्द घूमती है, हमें लाल रंग उससे बचाता है। आपका बड़ा भाई वो लाल, एक मां का प्यारा बेटा वो लाल। तो आप कह सकते हैं कि लाल रंग बुरी शक्तियों से बचाने का एक साधन है। दूसरा, हनुमान जी का चोला लाल, हनुमान जी का दिन मंगलवार। तो आप कह सकते हैं कि लाल किताब क्या करना है क्या नहीं करना है उनके बारे में हमें पूरा विश्लेषण और विस्तार से बताती है। ठीक है। एक बहुत ही अच्छी जानकारी हमें मिली है। अच्छा दीपक जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी और जो न्यूमेरोलॉजी जो आप पढ़ाते हैं, आप क्लास भी लेते हैं बच्चों की, तो आप थोड़ा-सा इसके बारे में हमें बताइएगा? देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी भी बहुत एडवांस सब्जेक्ट है। केपी एस्ट्रोलॉजी से हम किसी भी व्यक्ति के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उचित जवाब दे सकते हैं, हाँ और ना। हमारा पीरियड कैसा होगा हम ये बता सकते हैं। किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या मेरे संतान होगी? केपी एस्ट्रोलॉजी, कस्पल इंटरलिंक और नक्षत्र ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप उस व्यक्ति के प्रश्नों का हाँ और ना में उचित जवाब दे सकते हैं। वैदिक के बाद केपी ने थोड़ा सा जोर पकड़ा और आज केपी अपने एक लेवल पे है, मतलब एक चरम सीमा पे है। नक्षत्र नाड़ी अपने चरम सीमा पे है, कस्पल इंटरलिंक भी अपने चरम सीमा पे है। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है केपी का। केपी बहुत आसान है, इतनी आसान है, इतनी आसान है, केवल इसके फॉर्मूले फिक्स हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी देन न्यूमरोलॉजी, एक जन्म तारीख पे 86,400 बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। आज का सिनेरियो ये आ गया है कि एक सेकंड पर एक बच्चा पैदा होता है। पैन वर्ल्ड की अगर बात करता हूं तो मैं, सबकी डेस्टिनी सेम नहीं होती।
हाँ, कॉमन बातें हो सकती हैं, कॉमन बातें सबसे मैच कर सकती हैं, लेकिन हालात, उनकी प्रेडिक्शन, उनका फलित, उनकी डेस्टिनी, उनके कार्य करने की कार्यशैली, ये विभिन्न हो सकती है। न्यूमरोलॉजी वहाँ तक तो ठीक है कि हमने किसी व्यक्ति को 2 बातें बताई, 3 बातें बताई, वो हमसे इम्प्रेसिव हुआ, देन वो आगे अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए आपके ऑफिस तक आ सकता है। जी। ठीक है। दीपक जी, जैसे कि आज हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं कि चाहे वो एडल्ट हो या थोड़ा 35 प्लस हो या जो भी है, तो बियर्ड का बड़ा कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है। तो हुँ। सब लोग बियर्ड रखते हैं, कुछ थोड़ा बड़ा रखते हैं, कुछ थोड़ी छोटी रखते हैं। तो ये बियर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का राज क्या है? मतलब अगर मैं आपसे बात करूँ, सवाल करूँ कि क्या बियर्ड से कभी किसी के लिए कुछ पॉजिटिव हो सकता है या बियर्ड रखने से किसी के लिए नेगेटिव कुछ हो सकता है ऐसा? तो आप बियर्ड से रिलेटेड कुछ बताना चाहेंगे? मतलब आपका कहने का मतलब है कि आज के दौर में अधिकतर युवा दाढ़ी रखते हैं। हाँ, जी, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न भी है और कहा जाए कि आज के समय के हिसाब से अगर देखा जाए, तो मैक्सिमम अगर हम 100 यंग जनरेशन को देखते हैं, तो 60, 70, 75% लोगों के दाढ़ी मिलेगी। जैसे मेरे है और जैसे आपके भी है। तो कुंडली में सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये जानना है कि हमारी कुंडली में ऐसा कौन-सा ग्रह है, जो हमें दाढ़ी रखने पर कामयाबी देता है। अगर मैं बात करूँ लाल किताब के अनुसार, शनि अगर व्यक्ति की कुंडली के तीसरे भाव में, 8वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में और चौथे भाव में अगर शनि बैठा है, तीसरे, चौथे, 8वें, 10वें और 11वें भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति को दाढ़ी रखनी चाहिए। कहते हैं जितने ज्यादा शरीर पर बाल, उतना ज्यादा हौसला और कामयाबी का पक्का अटल वादा। जितने कम बाल, उतने व्यक्ति के हौसले में कमी और कामयाबी का देर से उसके घर के दरवाजे पे दस्तक देना। तो शनि की स्थिति बताती है कि हमें दाढ़ी रखनी चाहिए। और जिन भी व्यक्ति की, आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप अपनी कुंडली उठाकर देखें। अगर शनि आपकी कुंडली में तीसरे, चौथे, 8वें, 10वें और 11वें भाव में हैं, ऐसे व्यक्ति को दाढ़ी रखनी चाहिए और कामयाबी उसके पीछे स्वतः ही चल कर आएगी। जी। ठीक है। अगर मैं आपसे एक बात करूं कि अगर किसी के दाढ़ी ना हो, तो क्या उसके योग या उसकी कुंडली या कुछ भी ऐसा उस पे इफ़ेक्ट डालेगा जिसकी वजह से उसकी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाए या कोई चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ ऐसा मतलब कभी ऐसा हो सकता है? क्या कामयाबी के लिए दाढ़ी रखना और ना रखना, ये कोई मतलब प्लस पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है? मतलब क्या कंपल्सरी है क्या इसको रखना? देखिए, कहते हैं कि दाढ़ी मर्दानगी की निशानी है। ऊपर वाले ने नाक बनाई है। जो चीज, जो बुक के अंदर सेंटेंस होता है, उसमें कुछ शब्द लिखे होते हैं। हम जब पढ़ते हैं तो उसको एक अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, मतलब उस शब्द की एक वैल्यू है। हमने पूरी लाइन को तो अंडरलाइन नहीं किया, उस शब्द को पकड़ा। जैसे इंडियन इकोनॉमी इज, हमने इसको तो अंडरलाइन नहीं किया, इंडियन इकोनॉमी को अंडरलाइन किया। तो हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण चीज है नाक, जिसको हम आज के समय में ईगो कहते हैं, या कहते हैं बड़ा नक चढ़ा व्यक्ति है, बहुत नखरे वाला है, नाक के ऊपर मक्खी नहीं बैठने देता। अगर हर बार नाक वाली बात आती है तो उसके नीचे अंडरलाइन तो होनी चाहिए। अंडरलाइन है तो मेरा दावा है, ये दावा है कि वह व्यक्ति कामयाब होगा। अब मूछें रखना कहा जाए तो एक शान की निशानी है। मूछें ना रखना, कामयाबी में थोड़ी सी देरी होगी,
अगर आप मूछें रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं और वो भी शनि की स्थिति कुंडली में बेहतर होनी चाहिए, तीसरे, चौथे, 8वें, 10वें, 11वें घर में, तो ये व्यक्ति कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। आपने बहुतों को देखा होगा, शेप बनाई, आज शेप बनाई और शाम तक या कल तक उनकी दाढ़ी फिर आनी शुरू हो जाती है। ये भी उसकी कामयाबी की निशानी है। तो शरीर पे बाल होना अच्छी कामयाबी की निशानी है। ठीक है। दीपक जी, आपसे हम अगला सवाल करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे काफ़ी रील वायरल हो रही है कि अ, जून से लेके जुलाई तक का, 28 या 26 जुलाई तक का जो समय जो चल रहा है, शायद इसमें जो योग हैं, जो हमारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो रखे हैं। हुँ। तो क्या ये सही है इस समय पे? क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल चाहे वो प्लेन क्रैश हो रहा है या हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है केदारनाथ में, तो इस तरीके की, या कहीं पे गैस लीक हो रही है, तो काफ़ी लोग, मतलब भीड़ में लोग मर रहे हैं। जैसा इंस्टाग्राम पे बताया गया कि इन 2 महीने में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पति-पत्नी है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके रिश्ते भी आपस में खराब हो सकते हैं और बड़ी घटनाएँ हो सकती हैं जिसमें बल्क में लोग मरेंगे, ज़्यादा लोग एक साथ मरेंगे। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? मतलब अगर अकॉर्डिंग टू लाल किताब बात करूँ या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करूँ, तो आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? इसी बात में 2 बातें आपने कही। एक तो आपने बात करी इंडिविजुअल व्यक्ति की, पति-पत्नी के बारे में, गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के बारे में, एम्प्लॉयी और बॉस के बारे में। दूसरी आपने बात करी बल्क में, जैसे हेलीकॉप्टर का क्रैश होना, हवाई जहाज़ का दुर्घटना होना या कोई त्रासदी आना। इन 2 सब्जेक्ट का, इन 2 विषय का अलग-अलग सब्जेक्ट से ताल्लुक है। जब बात इंडिविजुअल की चलती है तो वहाँ पे काम करती है एस्ट्रोलॉजी, ग्रह, नक्षत्र। जब बात आती है किसी समाज की, किसी सोसाइटी की, किसी बिल्डिंग की या किसी त्रासदी की, तो वहाँ बात आती है मेदिनी ज्योतिष की। मेदिनी ज्योतिष इतना आसान नहीं है, पढ़ना आसान है क्योंकि हर इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी जाता होगा, लेकिन पढ़ाने वाला व्यक्ति कभी भी प्रेडिक्शन नहीं करता और पढ़ने वाला सबसे पहले प्रेडिक्शन करता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि, कहते हैं ना कि नई नई खेती हरियाली नजर आए, तो ये मेदिनी ज्योतिष का विषय है। हाँ, पंचांग में इन सब बातों का जिक्र पहले से ही है। हम उस पंचांग को देखकर तो प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जहां तक ग्रह गोचर की बात है, कुछ हालात खुद क्रिएट किए जाते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध, ईरान इजराइल का युद्ध, हेलीकॉप्टर का क्रैश होना, हवाई दुर्घटना होना, ये टेक्निकल इशू भी हो सकते हैं। इसे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से अगर देखा जाए तो मेरा ये मानना है कि 100 में से अगर 90 लोग उसको मानते हैं तो वो शायद अपनी जगह गलत है। कोई चीज अगर बनी है तो वो समाप्ति के लिए भी बनी है। कहते हैं कि जब सूरज ढलता है तो एक इंसान ही है जो घर से बाहर होता है, बाकी पशु पक्षी सारे घर के अंदर होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी प्रकार की गणना कर सकते हैं। हाँ, हम एस्ट्रोलॉजर होने के नाते किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में तो 100% बता सकते हैं। जो बात आ रही है 28 जुलाई तक, 25 जुलाई तक, कह सकते हैं कि जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है या जब कोई मेहमान किसी मेहमान के घर जाता है, जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है या कोई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है, तो जिस मेहमान के घर मेहमान गया उसको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है। या हम जब घर में कोई चीज चेंज करते हैं तो कुछ कुछ समय के लिए अनकंफर्टेबल होता है। अब ये किस लेवल पे होता है, ये कहते हैं ना, भविष्य की बातें भविष्य जाने तो ज्यादा बेटर है। हुँ, हुँ। भविष्य की बातें अगर पहले से ही जान लें तो थोड़ा सा वो नुकसान का विषय बन जाता है। ठीक है। दीपक जी, मेरा आपसे एक और सवाल है कि ये जो जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी जन्म कुंडली बनती है, तो उसका नाम, तिथि, समय और जगह देखकर उसकी जो जन्म कुंडली बनाई जाती है।
तो उसके जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी लिखा हुआ है कुंडली में, क्या ये पहले से ही तय हो चुका है या ये उस समय पे तय करके कुंडली के अंदर लिखा जाता है? जिस समय जिस व्यक्ति का जन्म होता है, उस समय आकाशीय तारामंडल में ग्रह गोचर नक्षत्र के आधार पर उस व्यक्ति का एक चार्ट डेवलप होता है। कुछ तो उसके प्रारब्ध होते हैं, वरना उस व्यक्ति ने उस समय ही जन्म क्यों लिया। जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है और उसके जो रिश्तेदार हैं ना जी, बुआ है, मौसी है, माँ है, बाप है, दादा है, चाचा है, उस बच्चे की मुट्ठी में उंगली डालकर अपना हाथ पकड़ाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसे झूला झूला सकें। और वो बच्चा 3 महीने तक, 2 महीने तक अपने हाथ की मुट्ठी नहीं खोलता, क्योंकि वो बताना नहीं चाहता कि मैं अपनी लाइफ का प्रारब्ध क्या लेकर आया। लेकिन जब वो मुट्ठी खोलता है तो कहता, लो अब आप मेरी पूरी लाइफ के बारे में जान लो। हाथ में बनी रेखाएं व्यक्ति के हर उस समय का इशारा देती हैं और हर उस इवेंट के बारे में बताती हैं जो उसके जीवन से पहले भी घटित हुआ और जो जीवन में बाद में भी घटित होगा। कहने को हमारे सामने कुंडली के 12 घर का जो नक्शा है वो एक 12 घर नहीं है। उस सारे के सारे 12 के 12 घर के अंदर से व्यक्ति के अच्छाई से लेके बुराई, बच्चे के जन्म से लेके माता पिता की मृत्यु, पैसों से लेके बीमारी और खुद वैवाहिक जीवन के सुख से लेके मृत्यु तक का पूरा डिटेल वर्णन होता है। बशर्ते उसको पढ़ना आना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे शरीर का जब ब्लड लेके उसके टेस्ट कराए जाते हैं, हमें तो केवल 2 ही चीज पता है, नॉर्मल रेंज और हाई रेंज। हम उसके बीच का पैरामीटर चेक करके सोच लेते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हमारा ये बढ़ गया, हमारा हीमोग्लोबिन घट गया। लेकिन कितना बड़ा, कितने परसेंट बढ़ा, इसकी सही जानकारी डॉक्टर बता सकता है कि बढ़ने पर क्या बीमारी लगी, क्या नहीं लगी। तो वो जो 12 घर के जो नक्शा है, जिसको हम लोग कुंडली कहते हैं, उसे पढ़ने का तरीका आना चाहिए और उसे समझने का तरीका आना चाहिए। जिस प्रकार से हम एक डॉक्टर की मदद से उससे कंसल्ट करके हम अपनी आने वाली बीमारी को बचा सकते हैं, उसी प्रकार से कुंडली की जानकारी लेकर हम आने वाले अशुभ घटनाओं के क्रम को कम कर सकते हैं। ठीक है। दीपक जी, एक सवाल और है मेरा कि मतलब एक कहावत है कि कहावत क्या मतलब असलियत भी है और कहावत भी है कि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो पामिस्ट होते हैं, जो हाथ देख के, रेखाएँ देख के सब कुछ बताते हैं। तो जिन लोगों के हाथ नहीं होते हैं, तो क्या उनकी मतलब उनकी तो रेखा ही नहीं है, तो क्या वो अपनी किस्मत को खुद से बदलते हैं कि वो पहले से लिखी हुई है? ऊपर वाले ने तो पैदा किया था हाथ देकर और रेखाएं भी देकर ऊपर वाले ने ही भेजा था। किसी हादसे में अगर हाथ चला जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति का मुकद्दर नहीं है। कहता है, मनुष्य बंधा खुद लेख से, अपनी लेख विधाता कलम से हो। कलम चले खुद कर्म पे, अपने अक्ल किस्मत ना झगड़ा हो। तो जिनके हाथ नहीं है वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने बड़ी बड़ी मोटिवेट वीडियोस देखी हैं, जिनके हाथ भी नहीं है और वो पैर भी नहीं है, वो भी बिलियंस में पैसा कमा रहे हैं। हौसला, कहते हैं पक्षी को उड़ने के लिए पंखों की आवश्यकता नहीं, केवल हौसले इतने होने चाहिए, पंख अपने आप खुल जाते हैं। किसी पक्षी के पंख अगर कुतर जाते हैं तो हौसले से वो पंख दोबारा जनरेट भी हो जाते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। दीपक जी, एक सवाल है मेरा कि मतलब इसमें मिथ भी है और कई लोग अलग-अलग अपनी बातें करते हैं कि अगर हम अपने घर में जैसे मंदिर वगैरह बनाते हैं, भगवान को वहाँ पे रखते हैं, उनकी पूजा वगैरह करते हैं, तो क्या ये हमारे लिए सही है या ये गलत है? हर परिवार के लिए हर बात लागू नहीं होती।
हो सकता है आप डायबिटिक की कोई ऐसी गोली खाते हैं जिसकी कॉस्ट 70 रुपए और आप ठीक हैं, और मेरी अगर डायबिटिक है तो वही गोली मुझे सूट करेगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जिसके अंतर्गत हमें मंदिर रखना या ना रखना, दोनों बातें हैं। लाल किताब में एक बहुत अच्छा शब्द है, टेक्निकल शब्द है, कुर्बानी के बकरे। जैसे सपोज करो आप मेरे घर मुझसे मिलने आना चाहते हैं, मेरी सोसाइटी पे आएंगे, तो पहले आपको मेरे गेट पे, सोसाइटी के गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको अपना परिचय देना पड़ेगा। उसके बाद आप मेरे टावर पे आएंगे, फिर मेरे टावर वाले सिक्योरिटी गार्ड को अपना परिचय देना पड़ेगा, एंट्री करानी पड़ेगी। उसके बाद आप मेरे ऑफिस आएंगे, ऑफिस में हो सकता है आपको मेरे स्टाफ से बात करना पड़े, उसके बाद आप मेरे पास आएंगे। अगर आप मुझे मारने आए हैं तो पहले सिक्योरिटी गार्ड को मारना पड़ेगा, फिर टावर के गार्ड को मारना पड़ेगा, फिर मेरे स्टाफ को मारना पड़ेगा, उसके बाद आप मुझे मारेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मैं एक ग्रह हूं, मुझे मारने से पहले आपको मेरे कुर्बानी के बकरे मारने पड़ेंगे। अब बात आई कि घर में मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो ये मंदिर है, ये बृहस्पति का प्रतीक है। अब हमें यह पता लगे कि बृहस्पति का कुर्बानी का बकरा कौन है। तो बृहस्पति का कुर्बानी का बकरा है केतु, लाल किताब के अनुसार। अगर बृहस्पति ऐसे घर में बैठा है जहां शुक्र का घर है, शुक्र मतलब पति पत्नी का घर है, ऐश्वर्य का घर है, भोग विलास का घर है, बृहस्पति किसी का दूसरे घर में बैठा हो, बृहस्पति किसी का 7वें घर में बैठा हो, तो ये लाल किताब के हिसाब से दूसरा और 7वां घर शुक्र का घर है। अब यहां पर शुक्र के घर में बृहस्पति का क्या काम? बृहस्पति का काम तो इतना है कि केवल वहां पे आया है तो आराम से बैठे। अगर बृहस्पति 2 में या बृहस्पति 7 में है, ऐसा व्यक्ति अगर घर में मंदिर रखता है, चलो मंदिर रखता है तो ठीक है, अगर मंदिर में घी और रुई जलाता है जो शुक्र की आइटम है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी औलाद का सुख नहीं मिलेगा। औलाद या तो होगी नहीं, अगर हो गई तो साथ रहेगी नहीं, अगर हो गई तो दूर चली जाएगी, विदेश चली जाएगी। अगर आज के सिनेरियो में लोगों से बात करें कि भाई साहब आपका बृहस्पति दूसरे या 7वें घर में है, अगर आप घर के मंदिर में रुई जलाएंगे, घी जलाएंगे, तो आपकी औलाद आपसे दूर हो जाएगी। और वही व्यक्ति बड़े गुमान से कहता है मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उस व्यक्ति से पूछा जाए कि जब 30 साल पहले तेरे बेटे ने जन्म लिया था तो तूने जन्म इसलिए नहीं दिया था कि उसको पैदा करके बड़ा करके विदेश भेज दे। विदेश गया, वो उसकी डेस्टिनी थी। तुझे बेटे का सुख नहीं मिला, ये तेरी डेस्टिनी है। कहते हैं जब जब जोत जलाएगा व्यापार में धुआं निकल जाएगा, क्योंकि कुंडली का दूसरा और 7वां घर व्यापार भी है। अगर बृहस्पति 2 या 7 में है तो जब जब जोत जलाएगा व्यापार में धुआं निकल जाएगा। यदि बचा जो लड़का तेरा, वो भी खाक कर जाएगा। अब बृहस्पति 2 या 7 वाले का बेटा विदेश चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, अमेरिका चला गया, वहां पे उसकी 80 लाख का पैकेज लग गया। आपकी इंडिया में 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख की प्रॉपर्टी है, और आपको कुछ हो जाए, आपका बेटा वापस नहीं आएगा उस 70 लाख की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, क्योंकि 80 लाख तो साल के वो कमा रहा है। वो प्रॉपर्टी ऐसी चली जाएगी। तो हर व्यक्ति के लिए मंदिर घर में अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं है, और हर व्यक्ति को घर में मंदिर रखना है, ये भी अलाउ नहीं है। अगर रखना है, अगर बृहस्पति 2 या 7 में है तो रखो मंदिर, मगर उसमें घी और रुई मत जलाओ, सूखी धूप बत्ती जला लो, आप भजन कर लो, आप पाठ करो, आप गायत्री मंत्र का जाप करो, 1-1 घंटा पाठ करो, लेकिन वहां पर घी और रुई अलाउ नहीं है। ठीक है। बहुत ही अच्छी बात आपने हमें बताई है दीपक जी, काफ़ी नॉलेजेबल बातें हैं।
दीपक जी, मेरा अगला सवाल है कि ये जो 9वां घर और 10वां घर है, इसमें क्या डिफरेंस है? लाल किताब की भाषा में अगर बात करूं तो कुंडली का 9वां घर किस्मत, क्योंकि जब हम किस्मत का ग्रह निकालते हैं तो उसमें हमारे 4 स्टेप होते हैं। जब किसी भी व्यक्ति के चार्ट में किस्मत का ग्रह 3 स्टेप तक नहीं निकलता तो हम कुंडली के 9वें घर को पकड़ते हैं, और किसी भी घर से उससे दूसरा घर उस घर को एनहांस करता है, बढ़ाता है, पावर बढ़ाता है। 9वां घर अगर मेरा किस्मत है तो 10वां घर उसकी किस्मत का मैदान है। अब लाजिब बात है, 9 और 10 के अंदर मित्र होने चाहिए तभी काम बनेगा। 9वें घर में मान लो किसी व्यक्ति का सूर्य बैठा है तो सूर्य के मित्र पता होने चाहिए। बुध है, मंगल है, बृहस्पति है और चंद्रमा है। अगर सूर्य 9 में है तो 10वें घर में इन चारों में से कोई ग्रह होना चाहिए, क्योंकि जब एक तो किस्मत, ऊपर से किस्मत का मैदान, एक तो मैं बैटिंग अच्छी करता हूं, ऊपर से मेरी पिच भी अच्छी मिल जाए मेरी मनपसंद, तो शतक मारने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। या कुंडली के खाना नंबर 9 अगर खाली है तो बॉस 10वें घर में शनि के मित्र होने चाहिए। या तो शनि खुद बैठा हो, या बुध बैठा हो, या मंगल बैठा हो, मंगल उच्च का है, या शुक्र बैठा हो। 9वें घर में जो ग्रह है उसका मित्र अगर 10 में होगा तो व्यक्ति रातों रात चमकेगा। अगर 9वां घर खाली है, 10वें घर में शनि खुद बैठा है, बुध खुद बैठा है और मंगल बैठा है, तो ये व्यक्ति रातों रात चमकेगा। शुक्र बैठा है तो 9वें और 10वें घर का रोल डिपेंड करता है कि उन दोनों घर में मित्र बैठे हैं या आपस में शत्रु बैठे हैं, तब जाके किस्मत का ग्रह और किस्मत का मैदान मिलकर आपकी किस्मत चमकाएगा। दीपक जी, ये जो राशियां होती हैं हमारी, मेष, कुंभ, कन्या, राशियों का हम लोग आए दिन मतलब अखबार में भी पढ़ते हैं अपनी राशि के बारे में, सुबह घर से निकलने से पहले कि आज मेरी राशि में क्या होने वाला है। तो ये किस लेवल तक, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो किस लेवल तक ये पॉजिटिव है, किस लेवल तक ये चीजें सही निकलती है हमारे लिए? अखबार में और जो टेलीविजन पे आता है उसको हम कहते हैं सूर्य राशि। वो जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना, वो पर्टिकुलर सूर्य जिस राशि में बैठा है उसकी बात कर रहे हैं। वो किसी का मान लेते हैं अप्रैल के महीने में जन्म हुआ, 14 अप्रैल के बाद और 13 मई से पहले, उसका सूर्य मेष राशि में होगा। तो वो जो आ रहा है ना कि मेष राशि वाले घर से निकलते समय सावधानी बरतें, तो उस मेष राशि मतलब सूर्य अगर किसी का मेष राशि में, वो बात उनके लिए है। अब हम जो गणना करते हैं, हम जो विचार करते हैं, हम जो बात करते हैं, या एस्ट्रोलॉजर जो प्रेडिक्शन करता है, वो आपकी चंद्र राशि से करता है। अब एक महीने सूर्य एक राशि में रहेगा मतलब 30 दिन रहेगा, और चंद्र राशि की बात करें तो चंद्र ज्यादा से ज्यादा 2 दिन या 2.25 दिन रहेगा। तो वो बात करते हैं सूर्य राशि से। उनकी बात भी 100 में से 70% अप्लाई हो जाती है, ऐसा नहीं कि 100% हो जाती है। जैसे मेष राशि वालों को आज सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए। व्यक्ति अपने घर की गाड़ी, घर से गाड़ी निकाल रहा था कि अचानक कोई बच्चा आया और उसका स्कूटर गिर गया। बात वही है, एक रोड पे गिरा, एक घर में स्टैंड पे लगाते हुए गिरा, एक गैराज में पार्क करते हुए गाड़ी रगड़ खा गई। बात तीनों की सेम है, मगर तीनों की प्रेडिक्शंस अलग अलग है। सूर्य राशि पे काम करते हैं वो लोग। ठीक है। ये जो राशियां हैं, जैसे आपने बताया अभी कि अप्रैल के महीने में मेष राशि वो काउंट होता है, क्या महीनों के हिसाब से राशियां देखी जाती है कि नाम के हिसाब से राशियां देखी जाती हैं? ये चंद्र के हिसाब से राशि देखी जाती है। चंद्रमा जिस राशि में बैठेगा उस हिसाब से देखनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं अपनी ही बात करूं आपसे तो मेरा नाम अभिषेक है, जैसे तो मैंने जो घर वालों ने जो राशियां निकलवाई थी तो वो मेष निकली थी।
आ के हिसाब से जो हाँ। पहला वर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग मेष निकली थी। हुँ। लेकिन अगर मैं महीने की बात करूँ, जैसे आपने अप्रैल बताया, तो जो मेरी जो जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ है वो दिसंबर है, 7 दिसंबर। हुँ। तो मेरा तो मतलब राशि और महीना तो मतलब मैच नहीं हो रहा, जैसे आपने हाँ, बताया। वो मैच नहीं होगा। वो हाँ, आपका सूर्य राशि अलग है और चंद्र राशि अलग है, और जब बात करेंगे तो चंद्र राशि से संबंधित बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, मेरा अगला सवाल है आपसे कि ये जो मांगलिक का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो अ, बोला जाता है कि आपकी कुंडली आप मांगलिक हैं, आप मंगल के दिन पैदा हुए थे, या आपकी चीज़ें आगे नहीं बनेंगी, या शादी जैसे होगा या व्यापार होगा, उनमें आपको शायद हानि हो सकती है। तो ये कहाँ तक मतलब सही है? क्या जैसे ये बोलते हैं कि मांगलिक को मांगलिक से शादी करनी चाहिए, या मांगलिक को पहले पूजा-पाठ करना चाहिए अगर लड़की मांगलिक नहीं है। तो अब ये कहाँ तक सही है आपके हिसाब से? ये बातें तब तब अप्लाई हुआ करती थी जब बच्चा एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 200, 300, 500, 1000 हुआ करते थे। आज तो एक दिन में बच्चे ही 86,000 हो रहे हैं। तो मांगलिक वाला कॉन्सेप्ट आज के इस दौर में तो अप्लाई नहीं होता है। हर दूसरा बच्चा मांगलिक है। हर दूसरा बच्चा किसी न किसी लेवल से मांगलिक है। या तो चंद्र से मांगलिक है, या मंगल से मांगलिक है, या शुक्र से मांगलिक है। तो मांगलिक वाली बातें अगर कोई आज करता है, तो मेरे ख्याल से वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहा है, अपडेट नहीं है। तो समय के हिसाब से चलना चाहिए। कुछ चीज़ें पिछले कई वर्षों में अच्छी लगती थी, और आज ये चीज़ें इतनी बदल गई हैं कि हमें आज के हिसाब से कुंडली को मैनेज करना चाहिए। ये मांगलिक का कॉन्सेप्ट मैं नहीं मानता कि इतना अप्लाई होता है। बाकी अपडेट होना चाहिए इंसान को। ठीक है। दीपक जी, एक सवाल है मेरा कि जैसे कहते हैं कि जैसे अगर कोई इंसान जन्म लिया है तो एक समय आएगा कि उसकी मृत्यु भी होगी, रीबर्थ होगा, उसका दूसरा अगला जन्म होगा। तो ये जो हम लोग बोलते हैं कि 7 जन्म या अगला जन्म या पूर्व जन्म, तो आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? डाटा डिलीट हो जाना जी। इस जन्म का डाटा इस जन्म में डिलीट। अभी हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, आप सेव करेंगे, हम महीने भर आपसे बात नहीं करेंगे, नया टॉपिक नहीं लाएंगे, आप हमारा डाटा डिलीट कर दोगे। तो बात 7 जन्म की अगर कोई कहता है तो मान लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि यही हमारा 7वां जन्म है। हम आगे के जन्म के बारे में क्या बात करें? जब हम आज के जन्म को नहीं सुधार पा रहे, हम आज के समय पे अपनी कुंडली ठीक नहीं कर पा रहे, हम अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे, हम एक कामयाबी के स्टेज पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अगले जन्म में तो फिर आपने नर्सरी से पढ़ाई करनी है। हम अगर 40 साल में एमटेक करने के बाद भी अपने को चेंज नहीं कर सकते, तो बहुत फिर और 40 साल बाद दुनिया से जाओगे, डाटा डिलीट होगा, फिर नर्सरी से पढ़ोगे, हो सकता है अगली बार आप 12वीं पास भी ना कर पाओ। तो 7 जन्म वाला कौन सा, कुछ चीज़ें ना सुनने में अच्छी लगती हैं। कहते हैं स्वर्ग का मजा वही जाने जो स्वर्गवासी हो जाए। दीपक जी, मेरा एक सवाल है, जैसे लाल किताब के बारे में आप ज़्यादा बात करते हैं, तो आपने उसमें लिखा है कि अपने ग्रहों से दोस्ती करना या अपने ग्रहों को मुट्ठी में रखना, तो मतलब हम कैसे अपने ग्रह के साथ या अपने योग के साथ कैसे दोस्ती कर सकते हैं उन सब चीज़ों में? आपने कार मैकेनिक तो देखे होंगे बहुत सारे, आपके पास गाड़ी भी हैं, तो कभी गाड़ी खराब होती होगी, रात में कहीं हम फंस गए तो हमने अपने किसी मित्र को फ़ोन किया, वो एक प्लास, एक बैटरी, 2 तार और एक पेचकस लेके आपके पास आ जाएगा, और वो आपकी गाड़ी ठीक करके चला जाएगा। उस मैकेनिक के हाथ में केवल प्लास, पेचकस, बैटरी और तार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और उसने आपकी गाड़ी, जो एक ऐसी जगह फंस गई, आपको कंपनी में लेके जानी थी, और उसने उसको सही कर दिया। इसका मतलब वो उस गाड़ी के हर उस पार्ट से वाकिफ है, हर उस प्रॉब्लम से वाकिफ है, तभी वो इतना कॉन्फिडेंस में 4 चीजें लेकर आपके पास आए और आपकी गाड़ी ठीक कर दी। आप आपका अपने परिवार के अंदर मिलन नहीं है, मतलब मेल नहीं है, बोलचाल नहीं है, या झगड़े बहुत हैं, या पसंद नहीं करते घर वाले, उसके 5-7 रीजन होते हैं कॉमन। आप अपने पिता के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, आप अपनी वाइफ के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, आप अपने भाई के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, तभी मनमुटाव है। इसका मतलब है कि जब आप अपने घर के 5 मेंबर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, तो आपके घर में मनमुटाव है और आप परेशान हैं।
कुंडली में तो केवल 12 घर और 9 ही ग्रह हैं। हमें 12 घर और 9 ग्रह, 12 और 9 21, 21 मेंबर की बात माननी है। 5 की नहीं मान रहे थे तो घर में रोटी मिलने लाले पड़ रहे थे। यहां अगर हम 21 की बात नहीं मानेंगे तो सोचो जिंदगी में रहना लाले पड़ जाएंगे। पूरी कायनात में ईश्वर केवल आपसे 21 वचन चाहता है, एक 12 घर और एक 9 ग्रह। अगर आपने इनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया, अगर आपने अपने पिता के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया, तो पिता तो आपको प्रॉपर्टी दे के जाएगा ना जी। अगर वाइफ के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को ढाल लिया तो वाइफ तो आपको संबंध बनाने देगी ना जी। अगर आपने अपनी बहन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया तो बहन रक्षाबंधन पर राखी बांधने आएगी। तो हम इतने भी बुद्धिजीवी नहीं हैं कि हम जानकारी लेकर मात्र 21 लोगों की बात को मानकर अपनी लाइफ को नहीं बदल सकते। जब हमें सरकार ने यह बोल दिया कि आपने इस समय तक अपनी दुकान बंद कर देनी है वरना चालान कटेगा, भाई हम 8 बजे का अगर हमारा टाइम है, हम 8:15 तक खोलेंगे तो चालान तो भरना पड़ेगा। 8 बजे बंद कर दो, 15 मिनट में आपने इतना थोड़ी कमा लेना है। तो आपने केवल 21 बातें माननी है, अपने ग्रह जहां बैठे हैं उनकी और जिस घर की बात चल रही है उसकी, दैट्स इट। जिस दिन आप ये समझ गए तो ये कुंडली भी आपकी, ये ग्रह भी आपके, ये आभा मंडल भी आपकी और ये पृथ्वी भी आपकी और राजा भी आप। दीपक जी, एक सवाल आपसे है कि कहते हैं कि मतलब समय अपने आप को दोबारा दोहराता है हमेशा। तो क्या, जैसे अभी मैं हाल फिलहाल में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट वगैरह देख भी रहा था, वीडियोस वगैरह देख रहा था, तो उसमें दिखाया कि जो चीज़ें अब हो रही हैं, जैसे कोविड आया, पैंडेमिक आया, सिचुएशन आई, या अभी इस साल जो हालात चल रहे हैं हमारे, शायद ये बोला गया कि पहले भी ऐसा हो चुका है। काफ़ी समय पहले अगर 1900 की बात करें तो ऐसा ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। पहले भी ऐसी महामारी आई थी, प्लेग आया था उस तरीके से, या बल्क में लोगों की जान गई थी उसमें। तो मेरा एक सवाल है कि ये जो जन्म और मृत्यु का जो कॉन्सेप्ट होता है बीच का, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कैसे ये सब चीज़ें हो जाती हैं कि पहले भी ऐसा हुआ, आगे भी ऐसा ही होगा और नहीं पता फ्यूचर में भी सेम होगा, तो तारीख के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें कैसे बदलती हैं? एक बड़ी अच्छी चीज हर व्यक्ति के घर में है, यहां तक कि हर व्यक्ति के मोबाइल में है, वो है घड़ी। घड़ी बनाने वाले को नहीं पता था कि 12 बजे के टाइम पे अगर मैं सुई सेट करूंगा तो 24 घंटे बाद या 12 घंटे बाद फिर 12 बजेंगे। जब घड़ी बनाने वाले को नहीं पता होते हुए भी वही बात आज रिपीट हो रही है, कहते हैं इतिहास के पन्ने वर्तमान में दिखाई देते हैं और वर्तमान के हालात इतिहास में नजर आते हैं। ऐसा कोई शब्द नहीं बना जिसे हमने कभी सुना नहीं, और ऐसा कोई शब्द नहीं बना जिसे इतिहास में किसी ने लिखा नहीं। इतिहास में कुछ लिखा है तो वही वर्तमान में भी चलेगा, और वर्तमान में कुछ अगर नया लिखा है तो वो इतिहास जाकर भी बनेगा। हादसे विमान के हों या किसी बीमारी के हों, पहले कभी हुए थे ये किसी ने नहीं देखा, क्योंकि सबका डाटा डिलीट है। हो सकता है उस बीमारी के कारण मृत्यु भी हमारी हुई हो, और जैसे कोरोना है, जो कोरोना में मरा तो पैदा भी हुआ होगा, फिर वो कोरोना में ही पैदा हुआ, मरा भी कोरोना में और पैदा भी कोरोना में हुआ, और पैदा होते ही खांसी हुई तो जब टेस्ट कराया तो फिर कोरोना निकला। मतलब टीबी से मरा, जन्म लिया, 15 साल बाद फिर से टीबी हो गई। तो कहने का मतलब है वर्तमान के किस्से इतिहास में देखने को मिलते हैं, और इतिहास में जो देखने को मिला वही वर्तमान में चलेगा। तो जो पहले हुआ वही होगा, जो आज हुआ है वो भी आगे होगा। जिस सड़क से हम जाते हैं वही सड़क कहीं ना कहीं घूम फिर के वापस उस सड़क से जुड़ती है, चाहे गांव के माध्यम से चाहे शहर के माध्यम से। दीपक जी, मेरा एक सवाल है कि जैसे हमारी फैमिली में सब लोग बोलते हैं कि जो हमारी दीवार घड़ी होती है, तो
कई बार हो जाता है कि उसकी बैटरी डाउन हो जाती है या बंद हो जाती है किसी कारण, तो बोलते हैं कि जो दीवार घड़ी है उसको कभी बंद नहीं रखना चाहिए। तो इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस ये कि आपकी जेब से ₹20 का सेल का खर्चा कराना है घर वालों ने, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अरे कोई चीज़ बनी है भाई, वो खराब नहीं होगी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं मतलब जैसे आप कह रहे हैं वो आपकी बात ठीक है। ऐसा मतलब मैंने कुछ लोगों से सुना या मुझे बताया गया 2-3 एस्ट्रोलॉजर थे, मैंने ये उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि अगर दीवार घड़ी आपकी घर की बंद है, तो शायद आपका समय सही नहीं चल रहा है, या इस तरीके की कुछ मुझे बताई गई थी। ये उसके लिए है जिसके घर में 8-10 घड़ियाँ हैं और वो बंद होके आपके अलमारी में पड़ी हैं। लाइन है बाकायदा। बंद घड़ी, खोटे सिक्के आपके घर में नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए का मतलब स्टोरेज में ना हो। भाई गाड़ी है, आपने खड़ी करी, 15 दिन के लिए आप दिसंबर के महीने में वैष्णो देवी चले गए, वापस आए, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। नहीं होगी ना जी, क्योंकि सेल्फ हमने हुँ। 15 दिन तक नहीं मारा है। अब वो घड़ी, वो अब कोई के आपके घर में कबाड़ गाड़ी ना हो तो गाड़ी कबाड़ थोड़ी है। तो ये उनके लिए है जिनको घड़ियां रखने का शौक है। ड्रॉअर में भरी पड़ी हैं, रिस्ट वॉच भी है, वैसी भी है, दीवान पलंग में भी है, किसी ने गिफ्ट में दी, वो जो बंद पड़ी है ना जी, वो नुकसान दे सकती हैं। वो भी उस सूरत में जिस सूरत में आपकी कुंडली के तीसरे, 8वें, 9वें और 12वें घर में अगर बुध है तो। वरना जिसकी घड़ियों की दुकान है, उसके यहाँ 200 घड़ियां बंद होती हैं। जब ग्राहक लेता है तभी वो उसकी पिन निकाल के घड़ी को चालू करके देता है। उसका तो समय खराब नहीं है, क्योंकि उसका बुध तीसरे, 8वें, 9वें, 12वें घर में नहीं है। यहाँ स्टोरेज की बात है, आपको स्टोर नहीं करनी है। अगर आप स्टोर करके रख रहे हैं, वो घड़ियां बंद है और आपकी घड़ी की दुकान भी नहीं है, सोचो जहां घड़ियां बनती है वो सेट करने के बाद एक पिन लगाते थे ताकि सेल यूज ना हो। तो बात उसके लिए है। दीवार घड़ी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। ठीक है। दीपक जी एक सवाल है कि कुछ चीज़ों में ना लोगों में आजकल मतलब अंधविश्वास और वो सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा भर चुकी हैं। अब वो चाहे किसी नेगेटिव चीज़ को लेके हो या अब कई बार लोगों का गॉड पर से भरोसा उड़ जाता है। कोई ऐसा हादसा उनके साथ में हो जाता है या घटना उनके साथ में हो जाती है कि उन्हें लगता है कि शायद भगवान हमारे लिए ये सब चीज़ें नहीं कर पाए। तो मतलब अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएँ तो क्या हमारा दूसरे पे से भरोसा उड़ जाना, क्या ये सही बात है? कभी भी गाड़ी के एक्सीडेंट ना, सामने वाले की गलती तो होती है, हमारी भी गलती होती है। सपोज करो आपकी कुंडली में एक ऐसा ही होगा कि वहां पे एक लाइन लिखी है कि एक बेटे का सुख अवश्य मिलेगा, और आपके 3 बेटे हैं। किसी ने आपको बोला, कंसल्ट किया आपने, उसने आपको हिदायत दी, बस आपको एक बेटे का सुख तो पक्का मिलेगा। आप करो, अबे भाई 3 बेटे हैं मेरे पास। पता लगा किसी हादसे में 2 बेटे चले गए। अब आप कहोगे यार ईश्वर ने मेरे साथ बहुत बड़ा गलत किया। जो वो व्यक्ति आपको बता रहा था कि आपको एक बेटे का सुख मिलेगा, बार बार जोर दे रहा था, तब आपके दिमाग की बत्ती नहीं जल रही थी? तब आप क्या अपने 2 बेटे को अलग नहीं कर सकते थे? उन्हें हॉस्टल नहीं भेज सकते थे? तब नहीं भेजा। पता हमें सब है। हमें सामने वाला डॉक्टर भी हिदायत देता है, हमें एस्ट्रोलॉजर भी हिदायत देता है कि भाई आपको एक बेटे का सुख मिलेगा, ध्यान रखना। और हम उसको बेवकूफ़ कह के निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे 3 बेटे थे, और जब वही बेटे 2 बेटे या तो हमें छोड़ के चले जाते हैं, या कुदरती कोई तकलीफ आती है, या उनकी वाइफ हमारे साथ बदतमीजी करती है, तो हम कहते हैं यार कि ईश्वर ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हम ना अपनी कुंडली समझना नहीं चाहते। हम ना वो कफ सिरप पीना चाहते हैं जो मीठा है, जिसमें खांसी रुक जाए। हम वो कफ सिरप पीना नहीं चाहते जिससे कि हमारे शरीर का बलगम बाहर निकल जाए। हम उस कड़वाहट वाली चाय को पीना नहीं चाहते जिसको ग्रीन टी कहते हैं, और हम शुगर फ्री की टैबलेट डाके मीठी चाय पीना ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, तो आपको पता ही है, आपके माँ बाप हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, अच्छी इनकम है। अगर शीशा अगर साफ है तो आपने कभी शीशे को उतार के उसके पीछे मिट्टी साफ करी है? नहीं करी।
जो शीशा दीवार में लगा था ना, वो दीवार में लगा, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। हम आगे से सीधा कपड़ा और कागज मारा, शीशा साफ, तो उसका बुरा पोर्शन कौन सुनेगा, कौन देखेगा? हम हर 6 महीने में, साल में अपना ब्लड टेस्ट क्यों कराते हैं? कि हमें पता तो लगे यार कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है इंजन में। हम गाड़ी 3 महीने, 4 महीने, 1000, 2000, 5000 किलोमीटर के बाद सर्विस क्यों कराते हैं? इंजन ऑयल चेंज क्यों कराते हैं? इंजन ना बैठ जाए। मगर हम अपनी कुंडली का नेगेटिव पार्ट सुनना नहीं चाहते, क्योंकि दिमाग में बैठा है यार ये एस्ट्रोलॉजर पैसा कमाएगा। कितना कमाएगा? 2000, 10,000, 15,000। लेकिन आपको कम से कम ये तो बता देगा भाई कि तेरी गाड़ी के इंजन ऑयल में इंजन कम है, डलवाना है तो डलवा ले, नहीं तो जब इंजन खुलेगा तो 8,000 का खर्चा तेरा खड़ा है। हम ना दोष, हम इंडियंस हैं, हमें ना दूसरे पे डालने की एक आदत है। अरे यार मेरे पापा ने अगर मुझे कॉलेज में एडमिशन करा दिया होता, अब अगर तेरे 12वीं में 98% आ जाते तो तुझे स्कॉलरशिप मिल जाती। तो हमारे पापा भी तो ये कह सकते हैं, अगर तू 12वीं में 98% ले आता तो स्कॉलरशिप से एडमिशन ले लेता। अरे काश अगर ससुराल वालों ने मुझे सोने की चैन दी होती। अरे चुपचाप अपने पास से खरीद के ससुराल वालों को पकड़ा देते, वो तुम्हें दहेज में दे देते। हमें ना दूसरे पर डालने की हैबिट है, आदत है, और कुछ नहीं है। ठीक है। इंटरेस्टिंग लग रहा है दीपक जी, आपसे बात करके काफ़ी नॉलेज भी मिल रही है। हम ना समझना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि 10वीं में आ गए, मार्च अप्रैल मई में हमारा छुट्टियों का सेशन निकल गया, जुलाई में स्कूल बस आना जाना हुआ, अगस्त के बाद पढ़ाई करेंगे, फिर केवल जब उस दिन पेपर आएगा उससे 3 दिन पहले लग के मेहनत करेंगे, पता लगा उस दिन बुखार चढ़ गया। फिर हम करें यार 80% आ जाए तो मैं कॉमर्स ले लूँ। शुरू से ही पढ़ लेते ना जी, जब जागो तब सवेरा। अगर आज आपको पता लग जाए कि आपकी लाइफ का फॉर्च्यून ये है, आपकी लाइफ का पाथ ये है, आपको ये काम करना चाहिए, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, तो देन मूव ऑन। हमने भी तो अपनी लाइफ के 19 साल जॉब करने के बाद इस फील्ड में आए हैं। अगर हम 19 साल पहले जब जॉब नहीं की थी तभी आगे होते तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। ठीक है, हमारी गाड़ी हाईवे पे आई, थोड़ा लेट आई, उस हाईवे पे और 200 गाड़ियां पहले जा चुकी थी। अब उसका तो कंपटीशन करेंगे नहीं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। ये चीज ठीक है। दीपक जी, एक सवाल है कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या मतलब जो हमारे ग्रह हैं, नक्षत्र है, अगर उनके हिसाब से मैं बात करूं तो जो कलर्स हम पहनते हैं डे के हिसाब से कि आज सोमवार है तो हमें ये कलर पहनना है, या मंगल है तो हमें ये कलर पहनना है, तो क्या हमारा जो कलर है जो हम उस दिन पहन रहे हैं, क्या उस दिन का जो हमारा ग्रह नक्षत्र जो है सेम डे के, तो वो कलर हमारे नक्षत्र को बदल सकता है कि नहीं? नहीं बदल सकता। इतना पैसा है आपके पास? 10 जोड़ी खरीद सकते हैं? फिर तो बैंड बाजे वाला कपड़ा ले आओ ना, जिसमें लाल रंग भी है, पीला भी है, हरा भी है, सफेद भी है, नीला भी है, काला भी है। काहे कपड़े धोना है? आपका जो फॉर्च्यून है, जो फॉर्चुनेट है, जो आपका लकी प्लैनेट है, उसे एक्सेप्ट करो ना। मेरे पापा पापा नहीं और दूसरे के पापा मेरे पापा, ये कौन सी कहानी है? हाँ, माल बेचना है तो आप फिर सोमवार को मोती पहन लो, मंगलवार को मूंगा पहन लो, बुधवार को पन्ना पहन लो, बात एक अलग है। लेकिन अगर आपको ही पता लग जाए कि बॉस मोहनलाल, तेरे पापा का नाम सोहनलाल ही है, तो सोहनलाल ही है ना जी। पैन कार्ड में भी सोहनलाल, ड्राइविंग लाइसेंस में भी सोहनलाल, आधार कार्ड में भी सोहनलाल। तो फॉर्च्यून पता करके, अपना किस्मत का ग्रह पता करके अगर आप उस पर भी फोकस करेंगे ना जी, तो भी वही काम करेगा जो आप बाकी कलर के हिसाब से बात कर रहे हैं। वैसे ऐसा कहीं नहीं है कि आप इस दिन के हिसाब से अगर कपड़े पहनेंगे तो आप ज़्यादा कामयाब होंगे। दीपक जी, ये जो हम लोग जो अंगूठियां पहनते हैं राशि के हिसाब से या नग के हिसाब से जो हम पहनते हैं, तो क्या ये हमारी चीज़ों को चेंज कर पाता है कि नहीं कर पाता? नहीं कर पाता। गाड़ी अगर आपकी अच्छी है और रोड आपकी अच्छी है तो आप जिंदगी में कामयाब हैं। गाड़ी अच्छी है, रोड खराब है तो गाड़ी बेकार है। रोड अच्छी है और गाड़ी खराब है तो भी बेकार है। अगर आपका समय आएगा तो जो स्टोन आप पहन रहे हैं तो वो आपको थोड़ा पुश कर देगा। जब आपका समय ही नहीं आया
तो स्टोन आपको पुश नहीं करेगा। फिर वही घूम फिर कि किस्मत का ग्रह जब तक नहीं पता लगेगा, फॉर्चून नहीं पता लगेगा, तब तक आप जो मर्जी स्टोन डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्टोन बेचता है, जो 100-100 रुपए के स्टोन बेचता है चांदी वो चाबड़ी के बाहर या जामा मस्जिद के बाहर, वो जमीन पर पटरी लगा कर बेच रहा है। वो अपने हाथ में अंगूठियां भी पहन के रखता है। उनने तो वो 100 वाला स्टोन तो साला लाख रुपए का नहीं बेचा आज तक। लाख रुपए का स्टोन कौन बेचेगा? जिसकी दुकान होगी। माल बेच सकते हो आप, लेकिन आप वो पहन के आप सोचोगे आप कामयाब हो जाओगे? अगर आपका समय है तो ही कामयाब होंगे, लेकिन वो भी तब जब आप सही पाथ पकड़ेंगे, सही फॉर्चून के हिसाब से काम करेंगे, अपना किस्मत का ग्रह पकड़ के चलेंगे, तब जाकर आपकी कामयाबी मिलेगी। दीपक जी, एक लाइन है, अभी मैंने रिसेंटली पढ़ी थी कि अक्स दिल का आंखों पे इज्जत करेगा, कदम पर कदम आगे बढ़ता चलेगा। तो ये लाल किताब के अकॉर्डिंग ये किस संदर्भ के बारे में बात हो रही है, या मतलब इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? अक्स दिल का आंखों पे इज्जत करेगा, कदम पर कदम आगे बढ़ता चलेगा। लाल किताब में ये जो लाइन है ना जी, ये शनि कुंडली के 10वें घर में अगर बैठा है तो वहां पर बोला गया है। कहते हैं अक्स दिल का आंखों पे इज्जत करेगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि खाना नंबर 10 में है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए हर व्यक्ति की इज्जत करता रहे। उसकी आंखों पे तो इज्जत करे, उसके सामने तो उसकी इज्जत जरूर करे। शनि को सांप बोला गया है और शनि का खुद का घर है। कहता अगर ये शनि 10 वाला व्यक्ति हर उस व्यक्ति की इज्जत करता रहा, हर समाज की इज्जत करता रहा, हर अच्छे बड़े बूढ़े सभी व्यक्ति की इज्जत करता रहा, तो इस व्यक्ति को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हमने एक शुरू में एक टॉपिक देखा था, दाढ़ी वाली बात की थी हमने कि बियर्ड्स कौन रखता है। तो शनि अगर किसी का 10वें घर में, उस व्यक्ति को दाढ़ी रखनी चाहिए। खासतौर शनि 10 वाले को खास तौर से रखनी चाहिए। और अगर नहीं रखता तो उसे धर्म के काम में सबसे आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लोगों में जो भी व्यक्ति ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो अगर वो अपनी कुंडली देखना जानते हैं तो वहां खाली शनि 10 को पढ़िए। हमें देखना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड में जिसका शनि 10वें घर में है, और वह व्यक्ति राजा है, राजा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हमारे देश के महानायक श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका शनि 10वें घर में है। आपने उनको देखा होगा जब से उन्होंने दाढ़ी रखी है, 2002 से पहले से ही दाढ़ी रखी है। शनि अगर 10वें घर में और अगर व्यक्ति दाढ़ी रखता है तो इस व्यक्ति को ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे मैंने कहा था कि 9वें घर में अगर कोई ग्रह है तो उसका मित्र 10वें घर में होना चाहिए, और 9वां घर अगर खाली है तो उसका तो शनि का मित्र 10वें घर में होना चाहिए या शनि खुद होना चाहिए। तो मोदी साहब का 9वां घर खाली है और शनि 10वें घर में बैठा है। अब 10वां घर है मेरी किस्मत का मैदान। अगर 10वें घर को एनहांस करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि हर घर का दूसरा भाव उसको एनहांस करता है। 10वें घर में अगर उनका शनि है तो 11वें घर में शनि के 2 मित्र बैठे हैं, बुध और केतु, तो 10वां घर और एक्टिव हो गया। कहते हैं 10वें घर में अगर ग्रह हो और कुंडली का या तो दूसरा घर खाली हो या दूसरे घर में मित्र बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जब तक अपने बाल बना कर रखेगा, दाढ़ी बनाकर रखेगा, लेडीज है तो बालों को बांध कर रखेगी, तो उनकी कुंडली का शनि 10वें घर में, दूसरा घर खाली है, दाढ़ी बाल बना कर रखे तो कामयाबी
मतलब ये मान लो सांस भर की देर है, सांस ली और कामयाबी तैयार। हो सकता है आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये व्यक्ति जो बता रहा है, लेकिन मोदी साहब को तो कामयाबी 52 साल की उम्र में मिली। अगर राजा बनते तो शुरू में क्यों नहीं बने? इसका भी मैं जवाब दे दूं। कुंडली के पहले घर में जो ग्रह बैठा होता है ना जी, उस ग्रह की आंखें खाना नंबर 8 और उस ग्रह की टांगे खाना नंबर 11। अब पहले घर में ग्रह बैठा है चंद्र और मंगल। ग्रह तो अच्छे हैं, 8वां घर खाली है, आंखें नहीं है, ग्रह देख नहीं पा रहा। और ऊपर से खाना नंबर 11 में बुध और केतु, जो चंद्र के भी दुश्मन, मंगल के भी दुश्मन। अब ये ग्रह चले कैसे? टांगे तो दुश्मन ने पकड़ रखी हैं, मगर दोस्तों मजे की बात है, सूर्य खुद वहां बैठा हुआ है 11वें घर में, जो चंद्र और मंगल का मित्र है। तो कहता है जैसे ही मंगल की उम्र पार होगी, 36 पार होगी, 28 पार होगी, ये व्यक्ति राजा की तरह चलना शुरू कर देगा। तो 28 साल के बाद पहला पड़ाव आएगा 28 साल, दूसरा आएगा 36 साल, तीसरा आएगा 42 साल, चौथा आएगा 52 साल। इन 4 एज ब्रैकेट के अंदर व्यक्ति रॉकेट की तरह कामयाब होगा। अब हो सकता है कि बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे, यार इसी समय पे तो एक बच्चा और पैदा हुआ था गुजरात में या दिल्ली में, हिसार में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, वो तो कामयाब नहीं हुआ। हो सकता है वो दूसरा बच्चा उबर चलाता हो और उसके पास 4 गाड़ियां हो, वो अपनी लाइन का राजा है। हो सकता है दूसरा बच्चा एक राजमिस्त्री हो, उसके अंडर में 15 लेबर काम करती हो, वो अपनी लाइन का राजा है। जिसके पास डिग्री वही राजा। हो सकता है उसी समय में जो बच्चा पैदा हुआ उसकी कुंडली में यही होगा, उसने एमबीए करी और वो किसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हो। लेकिन किसी ने दाढ़ी रखी और किसी ने नहीं रखी। जिसने रखी वो राजा, जिसने नहीं रखी वो थोड़ा सा राजा से कम। अब हो सकता है कि अभिषेक जी, क्योंकि हमारी ऑडियंस ना बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरी फेसबुक फैमिली, लव यू, बहुत स्मार्ट है। हो सकता गूगल सर्च कर रही है उस समय, कर भी रहे हैं शायद, कुछ लोग कर भी रहे हो, मुझे दिख भी रहा है। वो ना देख रहे होंगे कि यार एक राजा और भी है, योगी आदित्यनाथ जी। जैसे उन्होंने डेट ऑफ बर्थ डाली, देखा उनका भी शनि 10। मैंने कहा था कि शनि 10 में है तो 2 ही तरीके हैं कामयाब होने के, या तो ये धर्म का बन जाए धर्माधिकार ठेकेदार, या बन जाए दाढ़ी रख के व्यापारी। तो योगी जी का शनि 10वें घर में है, तो बस ये धर्म के ठेकेदार, मतलब धर्म से जुड़े हुए, ये भी राजा। मगर इन दोनों को हिदायत है अपना मकान नहीं बनाना, और दोनों का खुद के नाम पे अपना मकान नहीं है। और जैसे ही शनि 10 वाला, जिसने दाढ़ी रखी, या जो धर्म का ठेकेदार है, या जो धर्म को लेके चलने वाला व्यक्ति, अगर इस मकान बनाया, अपने नाम पर मकान बनाया, तो परेशानी में आ जाएगा। तो दाढ़ी इंसान को कामयाब बनाती है। अगर किसी का शनि 3 में, शनि 4 में, शनि 8 में, शनि 10 में, शनि 11 में है। अब हो सकता है कि बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं, यार कि हमारी नजर में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी कुंडली में ऐसा योग हो कि जो जबरदस्त नाम हो जिसका। 2 नाम और बता देता हूं, अमिताभ बच्चन, एक और बताया था जगदीश टाइटलर, और आप बाकी ढूंढ लेना। अमिताभ बच्चन की जब आप कुंडली बनाएंगे तो शनि मिलेगा 4थे घर में, आधी दाढ़ी। टाइटलर की कुंडली बनाएंगे, शनि मिलेगा 3रे घर में, आधी दाढ़ी। शनि 10, 11, 8 में अगर दाढ़ी रख तो या पूरी रख, वरना फिर मत रख। और नहीं रखनी तो फिर धर्म से जोड़ो, और अगर पूरी रखनी है तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एंगल वाइज बनाकर रखो। और 3रे और 4थे घर में आ जाए तो दाढ़ी रखनी आधी। अमिताभ की ग्रोथ आई जब उसने रखी दाढ़ी, वो भी आधी। तो
तो दाढ़ी भी इंसान के जीवन में इस लेवल पे लेके जाती है कि व्यक्ति को कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते आपको अपनी कुंडली का पता होना चाहिए। हम जब बात करते हैं कुंडली के 12 खा के, यहीं से जन्म, यहीं से मृत्यु, यहीं से बच्चा, यहीं से शादी, यहीं से मकान, हर चीज है। बस केवल वो रिपोर्ट पढ़ने वाला डॉक्टर आपके पास होना चाहिए। कहते हैं हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। किसी को शासक मिला तो पारिवारिक जीवन नहीं मिला, और किसी को पारिवारिक जीवन मिला तो उसको शासक नहीं मिला। हमने 4 देखे, योगी साहब देखे, मोदी साहब देखे, अमिताभ बच्चन देखा, जगदीश टाडलर की मैंने बात करी। आप 3 को तो भली मांति जानते हैं गृहस्थी के मामले में, लेकिन राज के मामले में भी आप भली मांति जानते हैं उनका राजयोग कैसा है। यहीं पे ना बात पैदा हो जाती है कि अगर कोई लेडीज है तब क्या करे, दाढ़ी कहां से लाए। सर के बालों को बांध कर रखे सांप जो है ना जी, वो कुंडली मार कर बैठता है। जब तक वो अपने फन को मोड़ कर रखा हुआ है तब तक दुनिया डरती है कि कब डस ना ले, और जब सांप चल रहा होता है ना तो लोग चुपचाप निकल जाते हैं, उसे पता जा रहा है ये। अगर आप चाहते हैं, और अगर आपका शनि 10 में है, शनि 11 में है, शनि 3 में है, शनि 8 में है, शनि 4 में है, तो आपने कुंडली मार के रखनी है, मतलब कि बालों को बांध कर रखना है। अगर आप बाल बढ़ाते हैं तो ये आपके लिए एक ऐसा पत्थर साबित होगा जो ठोकर ही देगा। सर के बाल को बांध कर रखें, दाढ़ी को परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रखनी है, कामयाबी कदम चूम के जाएगी, ये मेरा 100% वादा है। एस्ट्रोलॉजी वहां शुरू होती है जहां समस्या शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा अगर मेरी किस्मत में लिखा है तो ऐसा ही होना चाहिए। अभी कहीं पे डिस्कशन था, वो कहने लगे जी आप अपनी मर्जी से कैसे बच्चा पैदा करा सकते हो यार, कि आपको बुधवार को ही चाहिए, शनिवार को ही चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा शादी की डेट हम 3 महीने पहले डिसाइड करते हैं कि 26 मई को शादी करेंगे, शुक्रवार को करेंगे, तो 26 मई को ही होती है ना, ये थोड़ी 27 मई को हो जाएगी। मकान का मुहूर्त 15 तारीख को करेंगे तो 15 को ही करते हैं ना। जब आपको पता लग गया कि आपको बृहस्पतिवार को या मंगलवार को बेटा चाहिए, कुदरत ने अगर बेटा दिया है तो डिलीवरी करा लो ना मंगलवार को। हम कौन सा आपको टाइम करें कि आपको 2:15 14 सेकंड और 425 माइक्रो सेकंड पे जाकर डिलीवरी करानी है। पूरा दिन पड़ा है आपके पास, सनराइज टू सनराइज काउंट करना है, डे तारीख को नहीं, सनराइज टू सनराइज दिन है हमारे पास। लाल किताब में दिन को महत्व दिया गया कि इसी दिन शुक्रवार का उपाय शुक्रवार को कर लो। कोई बाउंडेशन थोड़ी है कि आपको सुबह 6 बजे उठ के करना है, आप फ्राइडे को पूरे दिन कर सकते हैं, मगर सनराइज टू सनराइज। दीपक जी, मैं अपने बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, मतलब फैमिली के बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में या मैरिज वगैरह के बारे में कि कैसा आगे होगा, कैसे सब चीज़ें चलेंगी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जैसे मेरा जो प्रेज़ेंट चल रहा है, तो अभी मैं थोड़ा-सा अपने बारे में जानना चाहता हूँ कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है या अभी कैसा चल रहा है? क्या आगे चीज़ें अच्छी आएँगी, बेटर होंगी, जो अभी चल रहा है उससे ज़्यादा अच्छी बेटर होंगी, या इससे थोड़ा ख़राब हो जाएँगी? जो भी है, फैमिली में किसी को दिक्कत तो नहीं होने वाली? तो ये सब चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये आप समस्या नहीं पूछ रहे, आप ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी बैंक्वेट हॉल में आए हैं और आप मेन्यू पूछ रहे हो कि मेन्यू में क्या क्या दोगे। सीधी सी बात है, आपकी कुंडली के शनि चौथे घर में बैठा है, जैसे कि अमिताभ बच्चन का बैठा है। डिसाइड आपको करना है, आधी दाढ़ी रखनी है या पूरी रखनी है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी शादी हो गई? हाँ। शादी 22 से 24 या 25 से 28 में तो नहीं हुई? नहीं। कब हुई है शादी? 17 नवंबर पिछले साल। एज क्या थी आपकी? मेरी 31 के करीब होगी। 31। तो मैरिज तो आपकी टूटेगी नहीं। टूटेगी? नहीं टूटेगी। अच्छा, ठीक। ठीक है। अगर पहली बेटी है तो कामयाबी आएगी, पहला बेटा है तो 38 क्रॉस करने के बाद आएगी। अभी आपकी एज कितनी है? 31, 32 के समथिंग। तो 38 के बाद आपको क्रॉस होगी। तो आपका बच्चा कौन सा पहला?
अभी नहीं, अभी पिछले साल तो शादी हुई है 17 नवंबर। पिछले शादी, तो अगर पहली बेटी आई है तो तो आपको मान लो कि पैसा और कामयाबी दोनों आएगी। पहला बेटा होगा और तो आपको कामयाबी आएगी 38 साल की उम्र के बाद। मदर फादर के साथ रहते हो, हाँ या ना? हाँ। अभी साथ रहते हो। मोदी साहब की कुंडली में मंगल पहले घर में, जो कि आपकी कुंडली में पहले घर में है, तो आपको 28 साल की उम्र से पहले माता पिता में से एक को छोड़ना था, और आपका राहु लगन में बैठा है। या तो पैसा होगा तो बेटा होगा, बेटा होगा तो पैसा नहीं होगा, और दोनों होंगे तो कोई बीमारी लगेगी। तो कोशिश करें कि पहला बच्चा आपका बेटी हो, ताकि ग्रोथ मिले, क्योंकि अगर बेटा होगा तो फिर आपको 38 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। एजुकेशन मैथ में लिए क्या, गणित वगैरह क्या? नहीं, फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में लिए। तो अभी कैलकुलेटिव ये मैथमेटिक्स का कहीं पे इस्तेमाल करते हो? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी लाइन ही अलग एक्टिंग है, तो इसमें भी लाइन कुछ है। नहीं है ऐसा। बस शनि चौथे घर में, दाढ़ी रखें, कामयाबी मिलेगी। आधी रखें तो और ज़्यादा मिलेगी। यही है। कहते हैं दोस्तों, ग्रह बदलते हैं, वक्त भी बदलता है, क्योंकि हमने सुना है जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जैसे जैसे इंसान की ख्वाहिशें बदलती हैं, समय भी बदलता है। ग्रह बदलते हैं, वक्त भी बदलता है, लेकिन जो सीखता है वो खुद ही बदलता है। किस्मत बदलती है, तब खुद वो व्यक्ति आसमान से बातें करता है। ज्योतिष को समझने से पहले हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि हम एक चीज को जब तक बार बार नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उस पर कमांड हासिल नहीं कर सकते। पहली बार में आपको हनुमान चालीसा याद नहीं हुई होगी, दावा है पहली बार में आपको गायत्री मंत्र भी याद नहीं हुआ होगा। कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। 10वीं में हमारे 80% मार्क्स आए तो पहली बार पढ़ के नहीं आए थे। उसी सब्जेक्ट को हमने 3 बार तिमाही तिमाही करके पेपर दिए, तब जाके 10वीं में 80% मार्क्स आए। एक लाइन बड़ी प्यारी थी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कहते हैं कि गीता जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें पता लगेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम बार बार कंसल्टेंसी लें, हम बार बार किसी से मशवरा करें, क्यों ना आओ हम मिलकर ज्योतिष सीखें। 2 फायदे, एक लर्न टू अर्न, सीखेंगे तो पैसा भी कमाएंगे। दूसरा, जितनी ज्यादा नॉलेज उतना ज्यादा हम दूसरे पे ब्लेम नहीं डालेंगे। अगर हमें पता लगे मेरा मंगल खराब है और मेरा भाई मेरे से बात नहीं करता, तो हम भाई को तो बाद में दोष देंगे, पहले अपने को देंगे, क्योंकि मेरा मंगल खराब है। हम ना आरोप लगाने में लगे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता आया है, चलता है और चलता रहेगा, मगर हमें पता लग जाए कि मेरे का जहां मैं नौकरी अप्लाई कर रहा हूं वहां पर 10th और 12th में 80% मार्क्स चाहिए और मेरे अगर 55% आए हैं तो मैं अपने को ही दोष दूंगा, कंपनी को दोष नहीं दूंगा। तो चलते चलते एक बात फिर मैं कहता हूं, कर कमाई नेक बंदे, मुफ्त खाना छोड़ दे, झूठा है संसार सारा, दिल लगाना छोड़ दे। दोस्तों, जिस दिन आप किसी भी विषय से दिल लगाएंगे तो वो विषय अपना राज खोलकर आपके सामने रख देगा। मिलेंगे किसी एक अच्छे पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।